डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि थंबनेल में जो भी लिखा है सारा ट्रू है, कोई क्लिकबेट नहीं है। यहाँ पर मैं आपके साथ एग्जाम के सारे डिटेल शेयर करने वाली हूँ और उसी के साथ 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिनके बिना मुझे लगता है कि सिलेक्शन पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं आपको एडमिट कार्ड शो करती हूँ। ये एग्जाम का एडमिट कार्ड आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं जूम्ड वर्जन दिखा देती हूँ आपको। 2018 में ये वैकेंसी आई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एग्जाम था। एग्जाम हुआ था 17/5/2019 को। नाम यहाँ पे मेरा देख पा रहे होंगे, रोल नंबर वगैरह सारा लिखा है, फोटो भी लगी हुई है। अब यहाँ पर एग्जाम था वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए था, बट जो रिटन एग्जाम असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए होता है वैसा ही पैटर्न था जो किसी भी स्टेट में एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, मतलब होल सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस में था। उससे टेक्निकल का वेटेज था मैक्सिमम, कुछ वेटेज था वो जीके का था जिसमें करंट अफेयर्स, हिमाचल जीके सारा इंक्लूडेड था। अराउंड 10-15% जीके का वेटेज होगा। अब यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आने लग जाते हैं। कोई भी फीमेल एजुकेटर अगर अपने सिलेक्शन के बारे में शो करती है तो कि जनरल से होते तो पता चलता, फीमेल हो इसलिए हो गया, वुमेन कोटा से हो गया। तो मैं यहाँ पर आपको स्कोर कार्ड शेयर करने वाली हूँ। जो मेरिट लिस्ट थी वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर मेरा नाम है और हाईएस्ट स्कोर था 56.50। उसके बाद 54 है, उसके बाद स्कोर है वो काफी कम है। और ये अभी जो HPPSC की वेबसाइट है उस पर भी जाके आप चेक कर सकते हो। इस लिस्ट में भी ऊपर नाम दिया गया है कि जो CBT हुआ था 17/5/2019 को, उसका ये स्कोर कार्ड यहाँ पर है। मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के जो क्वालिफाई हुए थे इंटरव्यू के लिए। ये एग्जाम जब हुआ था 2019 में, तो मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रही थी। ना इस एग्जाम के लिए ना इससे पहले मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है। गवर्नमेंट की तरफ मेरा रुझान नहीं था और मैंने एग्जाम्स भी नहीं दिए थे। उसके बाद एक स्टेज पे मुझे लगा कि मुझे गवर्नमेंट जो एग्जाम है वो निकालना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें अपीयर होना है। तो मैंने इसके लिए पढ़ाई स्टार्ट करी। अब यहाँ पर मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ जिनके बिना मुझे लगता है कि सिलेक्शन पॉसिबल नहीं था। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके पास कोई गाइड, कोई मेंटर होना चाहिए। गाइड, मेंटर कोई भी हो सकता है। आपको कोई यूट्यूब में किसी से पढ़ रहे हो, आपके कोचिंग के टीचर हो सकते हैं, आपका कोई बैचमेट जो सिलेक्शन हुआ है जिसका, आपके जो सीनियर्स हैं उनमें से कोई हो सकता है। पहली बात तो कि आपका उसमें फेथ हो कि वो क्वालिफाइड है आपको गाइड करने के लिए, वो सही राह दिखाएगा, आपको सही चीजें बताएगा। और दूसरा ये कि वो आपके लिए अवेलेबल भी होना चाहिए। आप किसी को भी आप अपना गाइड चूज कर सकते हो। आराम से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तसल्ली से पूरा ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लीजिए, उसके बाद गाइड चूज करो। लेकिन उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि थोड़े टाइम किसी को फॉलो किया, थोड़े टाइम किसी को फॉलो किया। ये बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो जो भी आपको गाइड ठीक लग रहा है आप उसको फॉलो करें। मैंने यहाँ पर अपने एग्जाम से रिलेटेड जो भी डिटेल्स थे वो इस पर्पज से भी शेयर किए हैं कि काफी लोग मुझे फॉलो करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस ना डगमगाए, उन्हें ये फेथ रहे कि हाँ मुझे पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है, मैं उन्हें सही गाइड करूंगी। मेरा पर्सनल अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैंने ये एग्जाम निकाला था उस टाइम जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एग्जाम्स में अपीयर होना है तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। लेकिन फिर मैंने, मेरी फ्रेंड हैं, कलीग थी वहां पर, उन्होंने काफी सारे एग्जाम निकाले हुए हैं, अभी वो असिस्टेंट इंजीनियर हैं राजस्थान में। तो उस टाइम वो काफी सारे एग्जाम्स देती रहती थी कॉम्पिटिटिव वाले। PSC का भी उन्होंने प्री और मेंस निकाला हुआ था। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये मुझे गाइड कर सकते हैं। तो मैंने उनसे डिस्कस किया और उन्होंने जो मुझे स्ट्रेटेजी बताई, जो गाइडेंस दी, उससे मुझे समझ आया कि अभी तक मैं जिस तरीके से सेल्फ स्टडी से मेहनत कर रही थी वो बिल्कुल सही तरीका नहीं था। मैं बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ रही थी, मैं थ्योरी को इतना ज्यादा टाइम दे रही थी। थ्योरी में मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किसको ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि आप सिलेबस उठा के किसी भी एग्जाम का पढ़ने लगोगे तो आपको उसमें बहुत सारी टॉपिक्स दिए हुए हैं, बट आप सेमेस्टर एग्जाम्स में जैसे पढ़ते थे वैसे यहाँ पर आप नहीं पढ़ पाओगे। यहाँ पर वो अप्रोच सही नहीं है, वो नहीं काम करेगी। ये चीज मुझे उनसे डिस्कस, मेरे फ्रेंड है उनसे डिस्कस करके समझ में आई। उसके बाद सेकेंड अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस करूं तो वो है कि एग्जाम जो भी आप टारगेट कर रहे हो वो एटलीस्ट 6 महीने
या 1 साल तक दूर होना चाहिए। अभी आप जिस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो 6 से 12 महीने के बीच में होना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स यही करते हैं, अभी पढ़ाई करना स्टार्ट किया, 1 महीने बाद एग्जाम है, डेट आ गई है, हाँ एग्जाम होने वाला है, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं, मैम 1 महीने बाद ये एग्जाम है हमारा, आप गाइड कर दीजिए, आप कुछ ऐसा बता दीजिए हम सेलेक्ट हो जाए। तो ऐसी अप्रोच नहीं काम करती है। आपको पूरा अच्छे से प्लानिंग के साथ पूरा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ना है तो आप 1 महीने में कैसे पढ़ लोगे? और इसका नुकसान क्या होता है, जब आप 1 महीने 2 महीने के बाद की एग्जाम को टारगेट रख के स्टडी करते हो, आप आधा अधूरा पढ़ के जाते हो, फिर एग्जाम में अपेयर होते हो, क्वालिफाई नहीं होते, डिमोटिवेट होते हो। वो डिमोटिवेशन, वो जो सेल्फ डाउट आया है, वो आपको अगले एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। और फिर आप उतना अच्छे से वहां पे मेहनत ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये लगने लग गया है कि हाँ सिलेक्शन नहीं होगा। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो कि लंबे टाइम तक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट हर एग्जाम से पहले उनके मन में 80% तक तो वो मान के बैठे हैं कि हाँ नहीं होने वाला, जिस लेवल की कट ऑफ जा रही है उतना स्कोर करने का उनका पोटेंशियल नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी भी स्टूडेंट्स का पोटेंशियल नहीं है, आपको उस लेवल का मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन होगा तो आप उस लेवल का हार्डवर्क करोगे और कोई भी स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। बट ये एक ट्रैप है। दूसरा, जो भी ये एग्जाम है वो आपको एज ए फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी लेके करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छा ये नहीं हो रहा कोई बात नहीं, 1 साल में एसएससी जेईई आ ही जाता है वो कर लेंगे, वो नहीं हुआ कोई नहीं, उस स्टेट में वो एग्जाम आ रहा वो कर लेंगे। इस अप्रोच से कोई भी एग्जाम नहीं निकलता है। आपको फुली डेडिकेटेडली ऐसे मानना है कि यही मेरी फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं उस टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो एक ये एग्जाम नहीं था जिसके लिए मैं मेरा फोकस था, कोई दूसरा एग्जाम था जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही थी, और मुझे पता था कि वो मेरे लिए वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा मोटिवेशन एंड डेडिकेशन ऑलरेडी हाई था। तो आपका जो भी एग्जाम है आप रीजंस ढूंढो, उसमें ऐसे 5 से 10 रीजंस आप ढूंढ के लिख लो जिसकी वजह से आपको वो एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है। वो एक जस्ट एक एग्जाम नहीं है, वो एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी लाइफ टाइम में पहली बार आ रहा है और लास्ट टाइम भी आ रहा है। थर्ड, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, जो मैं भी कर रही थी, कि एमसीक्यूज नहीं प्रैक्टिस करते, थ्योरी पढ़ते रहेंगे। हमें ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम थ्योरी पढ़ेंगे, पूरा सब्जेक्ट का सारा चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। बट होता क्या है, जब क्वेश्चन पेपर्स फ्रेम होते हैं, जो क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हर एक टॉपिक से नहीं बनते। तो आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो ना, आप सारे टॉपिक्स पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं होगा कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप सारा रटने की, रिटेन करने की कोशिश करोगे, फिर आप क्वेश्चंस पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो कि आपको याद रखनी थी, फिर आप उनको करोगे। और आप एमसीक्यूज को इतना कम टाइम देते हो, थ्योरी को इतना ज्यादा टाइम देते हो, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आप ऐसी चीजों पे फोकस कर रहे हो जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे टॉपिक्स हैं कुछ। दूसरा, रिकॉल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने खुद ने फील किया ये चीज, जब मैं थ्योरी से कर रही थी कि हाँ थ्योरी पढ़ लूं सारा, उसके बाद मैं एमसीक्यूज पे जाऊं, तो मुझे रिकॉल करने में इतना डिफिकल्ट लग रहा था, ऐसे अगर आप पूरा चैप्टर माइंड में एक जगह पे है जहां पे मुझे ढूंढ के निकालना पड़ रहा है कोई एक फॉर्मूला। वहीं पे अगर मैं एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि हर एक छोटी छोटी डिटेल्स अलग अलग माइंड में स्टोर हुई हुई है। फील करोगे तब आप प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज की, रिकॉल करना आपको इतना इजी लगने लगेगा। और इसी के साथ में टेस्ट सीरीज, काफी सारे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज को भी लास्ट टाइम तक पेंडिंग रखते हैं कि हाँ सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर देंगे फिर देंगे। ऐसा नहीं होता है, किसी भी एग्जाम में पूरा सिलेबस नहीं होगा। आप टेस्ट के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, अपने वीक एरियाज पे काम कीजिए, लेकिन टेस्ट सीरीज को पोस्टपोन मत कीजिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ये दिक्कत उन लोगों को आती है जो कि सीरियस स्टूडेंट्स रहे हैं अपने एकेडमिक में, कॉलेज टाइम में। कुछ भी पढ़ना होता है उन्हें लगता है अच्छे से हम इसको समझ के करें, वो एक हद तक ठीक भी है, बट काफी बार हम वो लिमिट क्रॉस करते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने लगते हैं। छोटी छोटी चीजों को हम रटने के बजाय हमें लगता है कि हम लॉजिक से उसको कर लें, कोई फॉर्मूले हैं तो हमें लगता है कि हम डिराइव करके इसको कर लें। गलत नहीं है ये चीजें, बट काफी बार ये चीजें ओवर हो जाती हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक फ्लो बन जाता है, आपके लिए एक लॉस होता है, क्योंकि आप डिटेल में चीजों को कवर कर रहे हो। वो आपका नो डाउट नॉलेज इंप्रूव कर रही है, नॉलेज एनहांस हो रहा है आपका, बट आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। ये चीज सुनने में थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती है, बट ये है ट्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आपको बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस में एग्जाम में नहीं घुसना है। आपने किसी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से किया है, कितना लॉन्ग वे में किया,
एग्जामिनर इससे इंप्रेस नहीं होने वाला है, वो आपके लॉजिक्स नहीं जानना चाह रहा है, उसको जस्ट आंसर से मतलब है कि आपने कितने आंसर्स करेक्ट किए। मुझे भी इस चीज से दिक्कत हुई थी क्योंकि मैं तो टीचिंग फील्ड में थी काफी टाइम से, तो काफी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हुए थे, तो मुझे लगता था कि इनके डेरिवेशन मुझे क्यों रटने हैं, ये तो मैं निकाल सकती हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए तो मुझे लग रहा कि जिन क्वेश्चंस को मैं ऐसे सोच रही थी कि हाँ डेरिवेशन मैं वहां पे कर लूंगी, वो क्वेश्चंस मेरे डिसएडवांटेज हो रहे थे मेरे लिए, क्योंकि वो थोड़े मुझे टफ लगने लग गए थे, क्योंकि उनमें टाइम लग रहा था। वो डेरिवेशन को रिकॉल करना, पहले पूरा फॉर्मूला लिखना, उसके बाद उसको करना। तो इको को साइड में रख दीजिए, इसमें कोई बात नहीं, आप बहुत ब्रिलियंट हो, बट फिर भी जितनी ज्यादा ट्रिक्स बना सकते हो आप बनाओ, जितनी बेवकूफ तरीके से ट्रिक बना सकते हो बनाओ, बस रट लो जो भी है उसको। जितना बनाओगे उतना ज्यादा आपको लगेगा कि हेल्पफुल रह रही है। कैसे भी रटो, बस रटना है ना, उस चीजों को रटो, उसमें कोई वो नहीं करना है कि हाँ ज्यादा अच्छे से लोग से ही करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट है कि काफी बार कॉन्फिडेंस डगमगाने लगता है। इस एग्जाम में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, तो क्या जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे ये चीज पता थी कि हाँ इस एग्जाम में मैं अपेयर होंगी तो क्या मैं टॉप कर दूंगी। और मैं बताऊं आपको, इस एग्जाम में सिर्फ 3 सीट्स थी। मैं अदर स्टेट से बिलोंग करती हूँ, हिमाचल मेरा होम स्टेट नहीं है। इसमें हिमाचल जीके के भी क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर काफी बार ऐसा लगता है, लेकिन उस टाइम पे खुद को मोटिवेटेड रखना, मेहनत करते रहना, गिव अप नहीं हो जाए, क्योंकि काफी बार ऐसा लगता है कि हाँ नहीं होगा, बट उस फीलिंग को ओवरकम करना और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहना। वहां पर जो भी चीज आपको मोटिवेट कर सकती है आप उसको हेल्प लीजिए, बट कंटिन्यू रखिए अपनी प्रिपरेशंस। क्योंकि काफी बार मुझे लगता था कि हाँ पोटेंशियल नहीं है मेरे में, मैं चीजों को भूल रही हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, याद नहीं रख पा रही हूँ, टाइम विद इन टाइम लिमिट टेस्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ, और ऐसे बार बार सेल्फ डाउट होता था कि नहीं हो पाएगा। तो ये सबके साथ होता है, किसी भी एग्जाम के टॉपर से किसी से भी पूछ लीजिए, ऐसा कभी नहीं होगा कि उसको सेल्फ डाउट ना आया हो। तो ये कॉमन चीज है, पहले से किसी को नहीं पता होता है सिलेक्शन होने वाला है। कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि वो मेहनत करे सही तरीके से और फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, कोई कितना मेमोराइज कर सकता है, किसी के रिटेन करने में कितना ज्यादा रिविजन्स की जरूरत पड़ती है, बट एट लास्ट हर कोई कैपेबल है। कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया तो टाइम कुछ बच्चों को थोड़ा ज्यादा लग जाता है, बट हर कोई कैपेबल है आजकल। मतलब जो भी एग्जाम्स अगर आप अपेयर हो रहे हो उसमें क्वालिफाई करने के लिए, बस आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखना है खुद को। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे लग रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। आप लोगों की कुछ भी क्वेरी हो किसी एग्जाम के रिगार्डिंग, कुछ कंटेंट को लेके, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। स्ट्रेटेजी को लेके किसी भी एग्जाम में मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।